आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th साइंस चैप्टर 11। तो इसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर 11 में क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या होता है, बल। तो हम कोई भी कार्य करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है, किस प्रकार से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखा जाता है, किस प्रकार से उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाता है और किस प्रकार से उसको धीरे से बढ़ा रखा जाता है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए, फोर्स अ पुश और अ पुल, यानी कि फोर्स क्या होता है, आप खींचते हो तो भी, आप जो हो पुश करते हो, धक्का देते हो तो भी फोर्स लगता है, और आप किसी चीज़ को खींचते हो तो भी फोर्स लगता है। अब देखिए यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे एक खिलाड़ी है, तो ये क्या कर रहा है, एक बॉल को पकड़ रहा है। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, फोर्स की आवश्यकता है। यदि ये फोर्स नहीं लगाएगा तो इसको पकड़ पाएगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हॉकी स्टिक से बॉल को फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको बॉल को चला रहे हैं, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। अब यहाँ देखिए, जब ये हॉकी स्टिक से हॉकी मतलब ये बॉल फेंकते हैं तो यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी उसको पकड़ रहे हैं, तो ये किसके द्वारा पकड़ रहे हैं, वहाँ पर भी फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश कर रहा है और यहाँ पे पुल कर रहा है, यानी कि ये खींच रहा है अपनी तरफ और ये पुश कर रहे हैं। तो समझ में आए बच्चों, अ फोर्स, अ पुश और पुल। तो यहाँ पे ये जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है। तो अब आगे देखिए, तो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश। तो दो जो फोर्स होता है वो दो उसमें वो होते हैं ग्रुप्ड, दो ही चीज़ों में ग्रुप्ड किया जाता है, पुल और पुश। या तो हम उसे खींचते हैं और या उसको धक्का देते हैं। तो कैन वी इफर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ बी पुश्ड और पुल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए हमें पुश या पुल करना होता है। बिना पुश और पुल के वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इसलिए इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो जब हम साइंस में इसको क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के लिए या तो उसको हम धक्का देने के लिए या उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, तो जब उस ऑब्जेक्ट पे हम जो पुश और पुल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोर्स। तो ये क्या कहलाएगा, फोर्स। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, आप उसको धक्का दो या उसको अपनी तरफ खींचो, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप किसका प्रयोग करते हो, फोर्स का प्रयोग करते हो। तो थस वी कैन से दैट द इमोशन imported the objects was due to the action of a force। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो क्रिया होती है वो किसके कारण होती है, फोर्स के कारण होती है। बिना फोर्स के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। तो कोई भी क्रिया कब होगी, जब आप फोर्स का इस्तेमाल करोगे। अब देखिए, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। तो फोर्स किसके कारण होगा, इंट्रैक्शन के कारण होगा। अब यहाँ पे देखिए, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ कार, स्टेशनरी कार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आदमी जो है एक स्टेशनरी कार, स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। तो यहाँ पे एक आदमी जो है खड़ा हुआ है, वो कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखिए, तो विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। तो उसकी प्रेजेंस में कार में कोई मूव हो रहा है, कार हिल रही है या कुछ कर रही है, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सपोज दी मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार, दैट इज he applied a force on it, the car may begin to move in the डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अब देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे इसने कार को कुछ हुआ भी नहीं है, सिर्फ ये खड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे कुछ भी होगा कार में, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसको छू नहीं रहा है, उस पर दबाव नहीं डाल रहा है। वहीं जहाँ पर ये देखिए, अब इसने अ कार ब्रिंग पुश्ड बाय मैन। तो जब कार को पुश किया गया मैन के द्वारा, यानी कि आदमी के द्वारा जब पुश किया गया, तो कार में क्या होगा, मूवमेंट होगा, क्योंकि इसने इसको पुश किया है। तो समझ में आया, पुश और पुल। तो यहाँ पे क्या किया है, इसने पुश किया है, तो क्या किया है, फोर्स का प्रयोग किया है। तो कार क्या करेगी, मूव करेगी। तो समझ में आया बच्चों किस प्रकार से फोर्स काम करता है। यदि आप किसी चीज़ को छुओगे नहीं, यानी कि इंट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, यानी कि बिना इंट्रैक्शन के कोई भी फोर्स कार्य नहीं करेगा, जब तक आप उसमें इंट्रैक्शन नहीं रखोगे। तो समझ में आया, जब तक आप किसी चीज़ को छुओगे नहीं, इंट्रैक्ट नहीं होगी किसी चीज़ के लिए, तब तक फोर्स काम नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं हुआ, दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर हैं, इसने इसको छुआ नहीं, पुश नहीं किया, पुल नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये भी वहाँ पे खड़ा हुआ है और ये भी यहाँ पे खड़ी हुई है कार।
और यहाँ पर दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पे इन्होंने इसको छुआ और धक्का दिया, पुश किया तो कार हिल गई, तो फोर्स ने अपना काम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हु इज पुशिंग वॉम, यानी कि कौन किसे खींच रहा है। अब देखिए यहाँ पे तीन तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक यहाँ पे लड़की एक दूसरे के साथ खींच रही है, यहाँ पर भी एक दूसरे को खींच रहे हैं और यहाँ पर भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 11.3 शो 3 सिचुएशन दैट मे बी सिमिलर टू यू, यानी कि ये तीनों सिचुएशन क्या है, आपके लिए एक जैसी है। तो कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें कौन किसको खींच रहा है और कौन किसको धक्का दे रहा है। तो ही इज पुशिंग इन दीज केस इन फिगर 11.3 बोथ दी गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल द पेयर ऑफ गर्ल इन फिगर 11.3। अब 11.3 में देखिए हु इज पुलिंग वोम, यानी कि कौन किसको पुलिंग कर रहा है, खींच रहा है। तो आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। अब देखिए, अब सिमिलर द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3 अपीयर टू पुल ईच अदर, यहाँ पे भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो आप बताइए इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ समान फोर्स है। ये एक दूसरे को धक्का दे रही है, ये उसको धक्का दे रही है, तो फोर्स क्या कर रहा है, वो बीच में फंस रहा है, उसका कोई भी क्रिया नहीं हो रही। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये उसको खींच रही है, ये यहाँ पे उसको खींच रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों के पास समान फोर्स है। तो बल का प्रयोग अगर ये ज़्यादा इसमें फोर्स होता और इसमें कम होता तो ये इनकी तरफ खिंच जाती, लेकिन ये भी उतना ही फोर्स लगा रही है और ये भी उतना ही फोर्स लगा रही है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स लगा रही है, तो ये इनमें कोई भी वो नहीं होगा बदलाव, बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे ही लगी रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए थर्ड सिचुएशन, हु इज़ पुलिंग वॉम। अब यहाँ पे देखिए ये इसको खींच रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं, तो इसका कुछ परिणाम हो रहा है। तो जिसके बीच में ज़्यादा फोर्स होगा, अगर आदमी के अंदर ज़्यादा फोर्स है तो वो इसको खींच लेगा, और अगर जानवर के अंदर ज़्यादा फोर्स है तो जानवर उसको खींच लेगा। तो यहाँ पे कौन किसको खींचेगा, तो ऑब्वियसली जानवर के अंदर ज़्यादा फोर्स है तो जानवर ही इंसान को खींच लेगा। अब देखिए द गर्ल इन द टू सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स on each other. Is it also true for the man and the cow? From these example we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. यानी कि जब तक एक, जैसे यहाँ पर जो है दोनों का इक्वल है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये इसको खींच ले जाएंगे, तो तब तक फोर्स का प्रयोग जो है ज़्यादा नहीं होगा, तब तक उस तरफ वो झुकाव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि दो व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, यदि एक जो है ताकतवर है और दूसरा कमज़ोर है, तो जो ताकतवर है वो अपनी तरफ को कमज़ोर को खींच लेगा। लेकिन यदि बल इक्वल होगा, इधर भी इक्वल है उधर भी इक्वल है, तो एक दूसरे को खींचेंगे तो कोई भी एक दूसरे को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि बल जो है दोनों तरफ से समान जा रहा है। और यहाँ पे समान बल नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो जिसके अंदर ज़्यादा बल है वो कम वाले को अपनी तरफ खींच लेगा। तो समझ में आया? अब देखिए एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। कैन यू मूव इट? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इन द same direction. Is it easier to move it now? Can you explain why? अब देखिए यहाँ पे जो है दो बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक बच्चा जब इसको खींच रहा था, धक्का दे रहा था, तो वो हिल नहीं रहा था। फिर उसने क्या कहा, एक दूसरे अपने दोस्त की हेल्प ली और उसको मूव किया, तो क्या हुआ, वो मूव होने लगा। तो यहाँ पे क्या किया इसने, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं तो वो मूव हो रहा है। एक ही डायरेक्शन है तो समान, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो इन्होंने दोनों ने एक ही डायरेक्शन में बल लगाया तो क्या हुआ, वो मूव होने लगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, नो पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। डज द ऑब्जेक्ट मूव? इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच इट मूव, कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स। अब देखिए यहाँ पे वही बक्सा है जो कि ऊपर है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये एक दूसरे की तरफ इसको
खींच रहे हैं, यानी कि ये इधर से पुश कर रहा है और ये इधर से पुश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो क्या इसमें मूवमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में इक्वल बराबर बल लग रहा है। अब इसमें से ये तब पुश होगा यदि इसके अंदर ज़्यादा हो गया तो ये इस तरफ पुश हो जाएगा, और यदि इसके अंदर ज़्यादा हो गया तो इस तरफ पुश हो जाएगा। यदि दोनों के अंदर इक्वली बल लग रहा है तो ये पुश नहीं होगा, क्योंकि वो समान डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं। जबकि ऊपर क्या हुआ, अलग डायरेक्शन की तरफ जो है ये सीधे पुश कर रहे थे और ये एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं कोई चीज़ और आमने सामने, तो वो क्या होगा, मूव नहीं करेगी यदि दोनों में इक्वल बल फोर्स है। तो समझ में आया बच्चों, ये क्यों पुश हो गया और ये क्यों पुश नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ मैंने दोनों ने मिलकर एक ही डायरेक्शन में इसको पुश किया था, तो ये पुश हो गया। लेकिन जब यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो वो पुश नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ बल प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बल एक दूसरे से टकरा रहा है। तो जब बल एक दूसरे से टकरा रहा है तो दोनों का दबाव इक्वल पड़ रहा है। तो जब इक्वल दबाव पड़ रहा है तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इसको इधर रोक रहा है, ये इसको इधर रोक रहा है। तो समझ में आया यहाँ पे क्यों मूव हो गया और यहाँ क्यों नहीं मूव हुआ? तो यहाँ पे इसलिए मूव हो गया क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ इसलिए मूव नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक गेम चल रहा है, यहाँ पे इधर भी बच्चे हैं और इधर भी बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक रस्सी को ये खींच रहे हैं। तो जब ये खींच रहे हैं तो ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि जिधर ज़्यादा होगा उधर ये खिंच जाएगी और जिधर कम होगा उधर ये नहीं खिंचेगी। अगर दोनों की तरफ इक्वल होगा तो ये बीच में ही लगे रहेंगे, इसमें कोई भी उसका मतलब कोई भी कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ rope in opposite direction. Figure 11.5. Members of both the team try to pull rope in their direction, यानी कि दोनों की दोनों अपने अपने डायरेक्शन में उसको खींच रही है। तो sometime the rope simply does not move, तो रोप जो है बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। Is it similar to the situation shown in figure 11.3? तो यही सिचुएशन जो है 11.3 में दिखाई गई है। अब देखिए, व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो ये जो एग्जाम्पल है इससे क्या पता चला है, नेचर ऑफ फोर्स। तो फोर्स अप्लाई ऑन द एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड ऑन द अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। एक्टिविटी 11.2। तो जब 11.2 में हमने सेम डायरेक्शन में जो है उसको पुश किया था तो क्या हुआ था, बॉक्स हिल गया था। लेकिन जब इफ़ दी टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट द डायरेक्शन बिटवीन दी टू फोर्स। तो इसमें समझ में आया बच्चों, यहाँ पे जो है दो बच्चों ने एक ही डायरेक्शन में उसको फोर्स किया तो वो हिल गया, लेकिन जो है सेम डायरेक्शन में वो सामने से उधर से और वो उधर से, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला। तो ये क्या है, ये है नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर है ये। तो जब तक तो सो वी लर्न दैट दी फोर्स कुड बी लार्ज और स्मॉलर देन दी अदर, यानी कि फोर्स जो है या तो बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो जो छोटा होता है वो पीछे की तरफ खींच जाएगा और जो बड़ा है वो अपनी तरफ खींच लेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which a force acts also. If the direction or the magnitude of applied force change, its effect also change. तो अब समझ में आया बच्चों, जो फोर्स है जो है उसको कैसे वो काम करता है। तो जो ज़्यादा मतलब फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो इफ़ दी टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? तो समझ में आया, इसका मतलब ये है कि यदि दो फोर्स जो सामने वाला है वो दोनों इक्वल हैं और उसको अपनी सेम डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि उस फोर्स का कोई भी मतलब नहीं है, वो फोर्स रहेगा जीरो। तो समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया और यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है क्योंकि इन्होंने अलग डायरेक्शन में खींचा है, और यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं तो फोर्स हो गया है जीरो।
तो इसीलिए ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, यानी कि फोर्स जो है गति में कुछ बदलाव कर सकता है। अब देखिए एक्टिविटी 11.3, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कॉन्क्रीट फ्लोर। तो बच्चों, आप सभी ने जो है एक रबर की बॉल से खेले होंगे बचपन में, या अभी भी खेलते होंगे। तो आप क्या करते हो, उस बॉल को हाथ में लेते हो, नीचे फेंकते हो कंक्रीट के ऊपर, तो क्या करता है, बॉल ऊपर आ जाती है, फिर आप हाथ से लेते हो। तो यहाँ पे जो है वही किया जा रहा है। एक बॉल ली गई है, उस बॉल को जो है आप हथेली में लेते हो और उसको कंक्रीट की तरफ फेंकते हो। फिर बॉल क्या होती है, उस पर आपके हाथ का फोर्स लगता है और वापस आपके हाथ पे आ जाती है। तो यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है यही दिखाया गया है कि एक बॉल एट रेस्ट बिगिन टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो ये मूव होके जब कंक्रीट से टकराई तो वापस आपके हाथ से आके लग रही है। तो समझ में आया ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपने हाथ से इसको फोर्स लगाया। तो जब फोर्स लगा तो वो कंक्रीट से टकराई बॉल, जब कंक्रीट से टकराई तो कंक्रीट से भी फोर्स लगा, तो फोर्स वापस आपके पास आ गया। तो ये सिचुएशन जो है उसी तरीके से लगातार अगर आप करते रहेंगे तो वापस रिटर्न आपके पास आती रहेगी। You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applied a force on the ball before being hit. The ball was at rest and so its speed was zero. The applying force make the ball move toward the goal. Suppose the goalkeeper dives or jump into same the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on a moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored if the goalkeeper success in stopping the ball, its speed is डिक्रीज टू ज़ीरो। अब देखिए, एक वो गोलकीपर है, वो क्या करता है, एक पेनल्टी किक मिली है एक प्लेयर को, तो वो क्या करता है, बॉल को जो है जब उसके हाथ में होती है तो उसकी क्या वो होती है, जीरो होती है। लेकिन फिर वो जब वो किक मारता है तो उसमें फोर्स आ जाता है। लेकिन वो फोर्स तब काम करता है यदि गोल हो जाता है। लेकिन यदि वो गोलकीपर उसको पकड़ लेता है और बॉल उसके हाथ में आ जाती है तो क्या हो जाती है, इसकी स्पीड जीरो हो जाती है और वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपने देखा होगा, फुटबॉल के गेम देखे हैं बच्चों, फुटबॉल में पेनल्टी किक मिलती है तो जब उसके हाथ में होती है, वो हाथ में रखता है तो उसका क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। लेकिन जब वो उसको चलाता है, उसको किक मारता है तो उसमें फोर्स आ जाता है। तो फोर्स जब वो नेट में जाती है तो नेट में चलती है तो फोर्स होता है। लेकिन जब वो गोलकीपर के हाथ में आ जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यदि गोल हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा। तो समझ में आया ये कैसे काम करता है। तो these observations suggest that a force applied on an object may change its speed। तो इससे पता चलता है कि जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो फोर्स अप्लाइड किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उसकी स्पीड को चेंज कर देगा। यदि इसमें फ्लो है, यानी कि वो दौड़ रही है, तो उसमें फोर्स है। और यदि आप उसको एकदम से पकड़ लोगे, क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड बंद हो जाएगी। तो इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट is in the direction of its motion, the speed of the object increase. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then the result in a डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब आप कोई बॉल को जोर से मारते हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो सीधे जा रही है। लेकिन जब कोई उसको पकड़ लेगा एकदम से तो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगा। तो उसका क्या रुक जाएगा, मोशन रुक जाएगा। तो समझ में आया मोशन का। तो स्टेट ऑफ मोशन। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी 11.4, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट एंड पुश। यहाँ पे देखिए पुश किया जा रहा है बॉल को, जो एक्टिविटी पहले आपने की है पुश किया जा रहा है, वही एक्टिविटी यहाँ पे की गई है एक बॉल से। तो ये क्या होगा, ये आपके हाथ से लग जाएगी। लेकिन जब उस एक्टिविटी को आप रूलर से यहाँ पे आपने पुश किया, अचानक से आप वो लेके आ गए रूलर और उससे उसको रोक दिया, तो उसका एक्शन कहाँ हो गया, इधर दूसरी तरफ चली गई है बॉल। तो ए बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग अ लॉन्ग अ लेवल सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर द स्ट्राइक द रूलर प्लेस इन इट्स पाथ। तो यहाँ पे पाथ चेंज हो गया उसका,
यहाँ पे तो सेम पाथ है, आपने उसको मारा हाथ से, वो फर्श से लग के फिर आपके हाथ पे आ गई। लेकिन जैसे ही आपने उसको हाथ से मारा और फिर रूलर से उसका रास्ता बदल दिया तो वो कहाँ आ गई, दूसरे डायरेक्शन में आ गई। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पर करके देखिएगा, तो तभी आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी। आप किसी बॉल को पहले तो हाथ से ऐसे ही खेल रहे हैं, समझ लीजिए वो आपके हाथ पे बार बार आके लग रही है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, आप उसी वही एक्टिविटी को दूसरे तरीके से करते हैं। आप फिर बोल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे वो बॉल आपकी तरफ आने को होती है तो वहाँ पे एक स्केल लगा देते हैं। जब स्केल आप उसकी तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका रास्ता जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन क्या हो रहा है, वो बदल रहा है, जो गति है वो दूसरी तरफ बदल रही है। तो समझ में आया बच्चों ये एक्टिविटी कैसे हुई। पहले आपने हाथ का इस्तेमाल किया तो फर्श से टकरा के गेंद आपके पास आ गई, लेकिन जब आपने मोशन चेंज करना है तो क्या करना है, हाथ से नीचे फेंकना है, लेकिन और तभी स्केल लगा देना है और वो वहाँ पे से डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी इस प्रकार से हो गई। तो इससे क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन बदल गई। तो समझ में आया ये कैसे हुआ। तो लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक विनिंग move. Sometimes the ball is returned on the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman play his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more examples of this kind? A change in either the speed and object on its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus, a force may be a change in the state of motion of an object. तो state of motion क्या हुआ, the state of motion is an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest on in motion, both are its state of motion. तो बच्चों जैसे यहाँ पे देखा है आपने, उसी तरीके से क्रिकेट में भी होता है, बॉल जो है फेंकी जाती है और वो बल्ले पर नहीं आ रही है तो दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, तो वो क्या हो गया, मोशन और स्टेट ऑफ मोशन हो गया, यानी कि वो जो है मोशन उसका बदल गया। उसी प्रकार से जब कोई चीज़ आप फेंकते हो और उसको जो डायरेक्शन दिया जाता है वो गलत डायरेक्शन में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि उसका वो चेंज हो जाएगा। तो समझ में आया ये क्यों चेंज होता है, जब उसका हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब देखिए, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शक्ल, यानी कि उसकी शेप बदल सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, अ लम्प ऑफ डो ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड। तो आपकी मम्मी आटा गूंथती है तो क्या करती हैं, उसको दबाती हैं तो उसकी चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए, स्प्रिंग फिक्स टू दी सीट ऑफ अ बाइसिकल बाय सिटिंग ऑन दी सीट। तो जब आप भी साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल की सीट पे बैठते हो तो उसकी शेप चेंज होती है, बिल्कुल चेंज हो जाती होगी। जब उस पर दबाव पड़ता है तो क्या होता है, वो चेंज हो जाती है। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। तो जब आप रबर बैंड देखते होंगे तो उसको फिक्स करते हो नेल पे तो क्या होता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो क्या, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड। तो जब आप देखते हो रबर बैंड को खींचते हो तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो फोर्स लगा रहे हो तो बदलाव आ रहा है, बदलाव आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अ प्लास्टिक और अ मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। यहाँ पे देखिए टू ब्रिक्स के बीच में लगा दिया है। बाय पुटिंग अ वेट ऑन इट सेंटर ऑफ द स्केल। जब हम इसके ऊपर कुछ वजन रख देते तो क्या होगा, ये बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या करता है,
शक्ल बदल देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी कि उसकी जो शेप है उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पे चेंज हुई है। जब आटा गूंथती है आपकी मम्मी तो उसको जैसे चाहे वो फोर्स लगा के मोड़ देती है। जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल की सीट पे बैठते हो तो जैसे चाहे उसको, जब उस पर बैठते हो तो उस पर दबाव पड़ता है तो क्या होता है, सीट फैल जाती है और दब जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक रबर बैंड है, आपने नेल पे उसको खींचा तो क्या हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। जब वो खींचा तो उसमें दबाव पड़ा, फोर्स का इस्तेमाल आपने किया तो शेप चेंज हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पर देखिए, जब आप एक मतलब स्केल लीजिए प्लास्टिक का, उसको दो चीज़ों के बीच में दबा दीजिए, फिर उसके ऊपर कुछ वजन रखिए तो क्या होगा, अगर उसके सेंटर पे आप वजन रखोगे तो स्केल का वजन वो जो है नीचे की तरफ बदल जाएगा। तो आपने फोर्स का इस्तेमाल किया, उसमें बदलाव आ गया। तो समझ में आया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकता है। तो समझ में आया। तो आज के लिए हम इतना ही बस, बाकी का जो है अगले चैप्टर में करेंगे, यानी कि इसी चैप्टर का आगे उसमें करेंगे पार्ट में। तो यदि आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।